हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर यह दावा किया गया है कि सरकार ने कोविड पोर्टल पर जो तमाम डेटा एकत्र किया था वो डेटा अब टेलीग्राम पर मौजूद है, यानी कि सरकार के डेटाबेस को हैक कर लिया गया है। ऐसे में सरकार की बहुत सारी आलोचना की जा रही है। सरकार से कहा जा रहा है कि सरकार अपने ही नागरिकों के डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाई है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। सरकार के पक्ष को भी जानेंगे, इसके अलावा सरकार के दावों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों पर, उन दावों पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम कोविन से जुड़ा विवाद क्या है, कोविन पोर्टल का जो पूरा डिस्प्यूट है उस विवाद को समझेंगे। इसके अलावा इस विवाद में डेटा लीक की जो बात की जा रही है उस डेटा लीक का प्रभाव क्या हो सकता है, उस प्रभाव पर भी बात करेंगे और इसको लेकर सरकार का क्या कहना है, सरकार का पक्ष क्या है, उस पक्ष को भी जानेंगे। और अंत में सरकार के दावों पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों को भी समझने की कोशिश करेंगे और एक सवाल पर भी बात करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होने वाला है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार जैसे खंडों से, कम्युनिकेशन जैसे जो सेगमेंट्स हैं उनसे जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरे विवाद को एक संक्षेप तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इस विवाद की शुरुआत होती है मुख्य तौर पर मलयालम समाचार पोर्टल से, जिस पोर्टल का नाम है फोर्थ न्यूज़। इस पोर्टल द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर ये कोविन जो पोर्टल है उस पोर्टल को लेकर कई सारे खुलासे किए गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है, दरअसल हम सभी जानते हैं कि जब हमने कोविड-19 वैक्सीन के लिए पंजीकरण कराया था तो ये जो पंजीकरण हुआ था ये पंजीकरण कोविन पोर्टल पर हुआ था और कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराते समय हमने बहुत सारे डेटा दिया था, अपनी बहुत सारी सूचनाएं भरी थी। जैसे कि हमने अपना नाम बताया था, हमने अपना फ़ोन नंबर बताया था, हमने अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस बताया था, हमने अपना पासपोर्ट नंबर बताया था, आधार नंबर बताया था। तो इस तरह की जो तमाम सूचनाएं हैं ये हमने कोविन पोर्टल को दी थी। कोविन पोर्टल को देने का मतलब है कि हमने सरकार को दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये जो तमाम सूचना हमने सरकार को दी थी ये सूचना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी और वर्तमान समय में कई टेलीग्राम बोट्स ऐसे हैं, कई टेलीग्राम के ऐसे ग्रुप हैं जहां पर ये सूचना मौजूद है और आप केवल नंबर के जरिए किसी भी व्यक्ति की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको जानना है कि किसी व्यक्ति का आधार नंबर क्या है, किसी व्यक्ति का पासपोर्ट नंबर क्या है, कोई व्यक्ति कहाँ रहता है, तो आपको केवल उस व्यक्ति के फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी। आप उस टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम डालिए, उस व्यक्ति का नंबर डालिए और उस नंबर के ज़रिए आप उस व्यक्ति की तमाम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इस पूरी रिपोर्ट में दावा किया गया था और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार की जो विश्वसनीयता है, सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। ऐसे दावे किए जा रहे थे कि सरकार खुद अपने नागरिकों का जो डेटा है उस डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाई है। तो ये तो इस पूरे विवाद की बात हुई। विवाद को हमने संक्षेप में समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर ये जो डेटा ब्रीच की बात की जा रही है, जो डेटा लीक की बात की जा रही है, इस डेटा लीक का प्रभाव क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रभाव हमारी गोपनीयता पर पड़ता है। मेरी प्राइवेसी जो है उस प्राइवेसी पर सबसे पहला इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो मेरा नाम है, जो मेरा पता है, मेरा जो फ़ोन नंबर है, मेरा जो आधार नंबर है वो मेरी पहचान का हिस्सा है। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर बैठकर अपने फ़ोन के माध्यम से टेलीग्राम के ज़रिए केवल मेरा नंबर डालकर मेरी तमाम सूचनाओं को प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे में ये जो पूरी स्थिति है, जो पूरा घटनाक्रम है, ये मेरी विश्वसनीयता पर एक खतरा पैदा करता है। और इसी वजह से इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हम जो है डिजिटल सुरक्षा के प्रति और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर मेरा जो डेटा है उस डेटा के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं को एक्सेस किया जा सकता है। मेरे आधार नंबर के ज़रिए ज़ाहिर तौर पर मेरा बैंक अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि आधार और बैंक जुड़ा होता है, पैन और आधार जुड़ा होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो लिंक हो रखी हैं आपस में, इस लिंक की वजह से ज़ाहिर तौर पर मेरी जो डिजिटल सुरक्षा है उस पर भी खतरा पैदा होता है। डिजिटल रूप से जो मेरी सेफ्टी है उस डिजिटल सुरक्षा के प्रति मैं और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता हूँ। इसके अलावा इसका एक पक्ष ये भी है कि इस डेटा के माध्यम से
मानव व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश भी की जा सकती है। जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको आसानी से प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत भी है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक सिद्धांत आता है, जिसका नाम है नज थ्योरी। नज थ्योरी में कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति के आसपास के एनवायरनमेंट को, उसके आसपास जो वातावरण है, उसको चेंज करके उस व्यक्ति को कोई विशेष डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ज़ाहिर तौर पर ये जो डेटा है, इस डेटा का इस्तेमाल करके हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को चेंज किया जाएगा और उस एनवायरनमेंट को चेंज करने के माध्यम से हमें कोई विशेष डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो ज़ाहिर तौर पर अगर ये जो डेटा है ये किसी गलत हाथ में पड़ता है तो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस डेटा लीक का जो अंतिम प्रभाव होगा वो सरकार की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। इस पूरे डेटा लीक के माध्यम से आम लोगों में सरकार के प्रति जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई थी, उस क्रेडिबिलिटी पर भी प्रभाव आएगा। इसके माध्यम से गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट भी प्रभावित होने वाला है, वो अवधारणा भी प्रभावित होगी। क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि सरकार जब अपने नागरिकों का डेटा ही सुरक्षित नहीं रख पाई तो सरकार क्या करेगी। तो ऐसे में लोग अपना डेटा सरकार को देने से बचेंगे। तो एक जो इंटरनेट के माध्यम से इस पूरी इकोनॉमी को जोड़ने की बात की जा रही है, जो डिजिटल अवसंरचना विकसित करने की बात की जा रही है, सरकार के उन प्रयासों पर भी प्रभाव पड़ेगा। और जो डिजिटल गवर्नेंस की बात की जा रही है, वो डिजिटल गवर्नेंस भी प्रभावित होगा। तो ये तमाम प्रभावों की बात हुई जो हमें डेटा लीक के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हमने एक पक्ष को जान लिया, लेकिन दूसरे पक्ष को जानना भी जरूरी है कि डेटा लीक की रिपोर्ट की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इस रिपोर्ट को लेकर सरकार का क्या कहना है, सरकार की भी बात कर लेते हैं। सरकार ने क्या तर्क दिया है? तो सरकार ने हाल ही में संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पूरे विवाद को खंडित करते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया है, जिसमें डेटा लीक से स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया गया है। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि टेलीग्राम पर जो डेटा मौजूद है वो नया डेटा नहीं है, बल्कि वो बहुत पुराना डेटा है। तो ऐसे में सरकार ने इस पूरे डेटा लीक की, डेटा ब्रीच की बात से इनकार किया है। और अपनी बात की पुष्टि करते हुए सरकार ने कोविन पोर्टल की कार्यप्रणाली बताई है कि जो कोविन पोर्टल है वो आखिर काम किस तरह से करता है, उस पोर्टल पर कोई डेटा प्राप्त किस तरह से होता है। तो सरकार का कहना है कि कोविन पोर्टल पर मुख्य तौर पर 3 माध्यमों से, 3 तरीके से डेटा प्राप्त किया जा सकता है। इस पर 3 पार्टीज होती हैं, 3 पक्ष होते हैं जो डेटा प्राप्त कर सकते हैं। पहले नंबर पर आता है पहला पक्ष, जो कि है यूजर, यानी कि जिसका डेटा मौजूद है। तो यूजर जो है वो केवल अपने डेटा को प्राप्त कर सकता है कोविन पोर्टल के जरिए, और वो भी केवल ओटीपी के माध्यम से हो सकता है। यानी कि इसके लिए आपके पास अपना मोबाइल नंबर होना जरूरी है, जिस पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप इस डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो पहला पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है टीका लगाने वाला, यानी कि वैक्सीनेटर। जो व्यक्ति वैक्सीन लगा रहा है, वो जो वैक्सीनेटर है वो किसी का भी डेटा प्राप्त कर सकता है। तो ये तो एक बड़ी बात हो गई, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा मैकेनिज्म के तौर पर यह स्थापित किया गया है कि उस व्यक्ति के लिए अपनी पहचान को स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक वो व्यक्ति अपनी पहचान की पुष्टि नहीं करेगा, तब तक कोविन पोर्टल पर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा एक्सेस प्राप्त नहीं होती है, वो डेटा तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पर एक सुरक्षा मैकेनिज्म के तौर पर रखा गया है। इसके अलावा एक सुरक्षा मैकेनिज्म ये भी है कि जो व्यक्ति इस तरह का डेटा प्राप्त करता है, कोविन पोर्टल उस व्यक्ति को ट्रैक भी करता रहता है कि कोई व्यक्ति जो है वो कितनी बार अपने पोर्टल पर लॉगिन कर रहा है, कितनी बार डेटा को एक्सेस कर रहा है। और जब कहीं पर कोई अनोमलिटी देखने को मिलती है, कोई विशेष घटना देखने को मिलती है, तो कोविन पोर्टल पर उसकी जांच की जाती है। तो ये तो दूसरे पक्ष की बात हुई। और एक तीसरा पक्ष भी आता है, एक थर्ड पार्टी भी है। ये जो थर्ड पार्टी है, ये मुख्य तौर पर कोई एप्लीकेशन हो सकती है, जिस एप्लीकेशन को सरकार द्वारा कोविन पोर्टल के एपीआई तक पहुंच प्रदान की गई है। और इस एपीआई के माध्यम से कोई जो एप्लीकेशन है, जो थर्ड पार्टी है, वो इस डेटा को प्राप्त कर सकती है। हालांकि यहाँ पर सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पर ओटीपी का सिस्टम रखा गया है, 1 टाइम पासवर्ड का सिस्टम जरूर रखा गया है। तो सरकार का कहना है कि इतने बेहतर मैकेनिज्म के माध्यम से कोविन पोर्टल को हैक नहीं किया जा सकता है, कोविन पोर्टल से कोई भी डेटा चोरी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने संबंध में एक तर्क और दिया है। सरकार का कहना है कि टेलीग्राम पर जो डेटा प्राप्त हो रहा है, उस डेटा में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि भी मौजूद है। लेकिन सरकार ने दूसरी तरफ ये दावा किया है कि जब हमने कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, तो वहां पर डेट ऑफ बर्थ नहीं मांगी थी, आपसे जन्म तिथि नहीं मांगी गई थी।
तो ऐसे में ये जो डेटा है ये कोविन पोर्टल से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा सरकार ने दावा किया है। ये तो सरकार के दावों की बात हुई। अब यहाँ पर सरकार के दावों पर भी कई जानकार सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये उठाया जा रहा है कि सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उस नोटिफिकेशन में ही कुछ कमियां मौजूद हैं, कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं। जैसे सबसे पहली कमी यही है कि सरकार ने अपनी ही नोटिफिकेशन में ये कहा है कि एक एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऐसा भी है जिसमें ओटीपी का मैकेनिज्म नहीं रखा गया है, जिसमें डेटा प्राप्त करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि यहाँ पर एक सेफ्टी मैकेनिज्म ये है कि ये जो डेटा है, ये जो एपीआई है, केवल कुछ विश्वसनीय स्रोत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल कुछ जो ट्रस्टेड सोर्स हैं वही इस एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में जानकारों द्वारा सरकार से ये सवाल किया जा रहा है कि यहाँ पर आप विश्वसनीय स्रोतों को, जो ट्रस्टेड सोर्स हैं, उसे किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो विश्वसनीय सोर्स हैं वो कौन है, ट्रस्टेड सोर्स कौन है, और इस ट्रस्टेड सोर्स को इतने प्रिविलेज क्यों दिए जा रहे हैं, ये सरकार जो है ये जो सवाल हैं वो सरकार से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने जो तर्क दिया है कि यहाँ पर टेलीग्राम के जरिए जो डेटा आ रहा है वो डेटा पुराना है, इस तर्क को लेकर भी जानकारों ने इस तर्क का काउंटर किया है। उनका कहना है कि यहाँ पर डेटा मौजूद ही क्यों है। सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि डेटा टेलीग्राम पर आया कैसे, जबकि डेटा जो है वो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति की निजी जानकारी है। तो ये डेटा तो इंटरनेट पर होना ही नहीं चाहिए था, चाहे वो पुराना डेटा हो या फिर नया डेटा हो। तो यहाँ को लेकर भी सरकार की आलोचना की जा रही है, इसके माध्यम से भी सरकार की विश्वसनीयता में कमी आती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो बात की जा रही है कि डेटा लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी जो जांच है वो सरकार द्वारा की जाएगी। सरकार द्वारा इस संबंध में तमाम तर्क जो हैं वो पेश किए जाएंगे, और जो जांच है सरकार की ओर से वो CERT इन द्वारा, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा की जा रही है। और वो जो रिपोर्ट अंतिम सामने आएगी उस रिपोर्ट में पता चलेगा कि डेटा ब्रीच हुआ था या फिर नहीं हुआ था। लेकिन इस संबंध में तमाम विशेषज्ञों द्वारा सरकार को जो सुझाव दिया जा रहा है वो यही है कि सरकार को जल्द से जल्द इस संबंध में एक पॉलिसी लानी चाहिए, जिस पॉलिसी के माध्यम से कि सरकार जो डेटा एकत्र कर रही है उस डेटा एकत्र करने में ट्रांसपेरेंसी हो, उस डेटा की प्रोसेसिंग में ट्रांसपेरेंसी हो, उस डेटा को कहाँ पर स्टोर किया जा रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, ताकि सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे। अगर सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो इसके माध्यम से हमारा जो स्टेट है, हमारा जो देश है, उसके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। तो सरकार के प्रति लोगों के विश्वास को बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि सरकार द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए एकत्र डेटा का लीक होना डिजिटल सुशासन यानी कि डिजिटल गवर्नेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। डेटा लीक के प्रभावों की चर्चा करते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। यानी कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि किस तरह से जो डेटा लीक हो रहा है उसका प्रभाव क्या होगा, और इस प्रभाव के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है कि किस तरह से ये प्रभाव जो है वो डिजिटल गवर्नेंस के सामने एक चुनौती पैदा करता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सरकार ने कोविन पोर्टल क्यों शुरू किया था और इस पोर्टल का इस्तेमाल कहां पर किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। और आप जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।